स्वागत है दोस्तों अधिकारी जीएस चैनल में। इस वाले वीडियो में अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने फटाफट 100 जो उनका .com था एडुटेरिया वालों का, उसको हमने देखा। उसमें 5-6 क्वेश्चन आने की संभावना थी। उसमें 5-6 टॉपिक ऐसे थे जिनको आने की संभावना थी। लास्ट में एक समरी टाइप का मैं बना दूंगा, कौन कौन सा आने वाला है उसको हिंट दे दूंगा, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो अभी जो है मोटा मोटी उसको पहले पढ़िए जल्दी, 2x करके 1.5x करके उसको पढ़ डालिए। चलिए, बिहार के जो संपादकीय समाचार है, जो समाचार पत्रों में संपादकीय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आए हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, जो एग्जाम में प्री में पूछ सकता है, उसका जो फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे उसको ही हम लोग देखेंगे। और देखिएगा, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा एग्जाम में, अगर सही से 2-3 बार इसको देख लेते हैं तो। पहली बार 1.2 पे देख लीजिए, उसके बाद में 1.5 पे देख लीजिए, फिर अगली बार जो है 1.65 पे करके देख लीजिए। अब यूट्यूब में इतना फैसिलिटी आ गई है कि आप उसके स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अगर 2 पे देखते हैं तो 2 पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा समझ में आता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या क्या दिया है बिहार संपादकीय समाचार में। जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया बापू टावर के बारे में दिया हुआ है। स्रोत क्या है? IPRD बिहार का जो पोर्टल है उससे है। तो बापू टावर है, तो इसका 2 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। ये गांधी जी से संबंधित सबसे बड़ा टावर है। ठीक है, अब एकड़ पे कितना? पटना के गर्दनी बाग में हो रहा है। गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में इसका स्थापना हो रही है, याद कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गर्दनी बाग। ठीक है, ऊंचाई भी थोड़ा देख लीजिए, 102 फीट, 102 फीट के आसपास है। ठीक है, और बगल में GST इसका भवन है, आयकर भवन है, जो GST करें आयकर भवन है इसमें। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है, मगर जो सरकारी आंकड़ा है वो कितना है? 1.2 फीट है। ठीक है 130 करोड़ लग रहा है, तो बहुत। अब देखते हैं और भी क्या है। 130 करोड़ लग रहा है इसमें। और क्या है? तांबे की पर चढ़ाई जा रही है, तो इसकी बाहरी पर पे तांबे की पर चढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला अगला क्या है? तो तीसरी एशियाई जल पंक्षी गणना जो हुई है उसके बारे में देख लीजिए। डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है ज्योग्राफी के लिए, वुमेंस के जो तैयारी करते हैं ज्योग्राफी, इनका ऑप्शनल होता है, वो लोग इसको पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो कौन गणना किया है? तीसरी एशियाई जल पंक्षी गणना किसने किया है तो भारत में? तो वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल गणना 2024 की रिपोर्ट को उन्होंने जारी किया। तो ये 28 जिले, 28 लिखा है, 28 जिला और 84 आर्द्र भूमियों का सर्वे किया गया था इसमें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। तो बिहार में जल पंक्षियों की 237 प्रजातियां हैं। तो प्रजातियां पूछ सकते 237 हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं। जो 19 हैं वो संकटग्रस्त हैं, एकदम से हालत ख़राब है इनकी। ठीक है, और कुल पंक्षी जो हैं 80,246 पंक्षी पाए गए हैं। ठीक, और कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों में ग्रेट एडजुटेड, कॉमन पोचाई, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंग फिशर, और ये सब शामिल हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि 237 पंक्षियाँ मिले हैं, 19 जो है उनसे संकट में हैं। ठीक, अगला बिहार के रामसर स्थल देखिए, आ गया बिहार के रामसर स्थल। तो पहले एक था, अब 2 और बढ़ गए, तो 3 हो गए हैं। बिहार में 3 हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाउन टू अर्थ में इसका आया था। तो 3 रामसर आ गया है। तो नागी वेटलैंड, नकटी वेटलैंड, और तीसरा बेगूसराय का है जो कावन है ना, तीसरा जो है कांवर वेटलैंड है बेगूसराय में। तो 2020 में इसको मिला है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं। तो नागी जो वेटलैंड है वो जमुई ज़िले में है। जमुई ज़िले में एक और चीज़ बन रहा है, एथेनॉल की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लग रही है, याद रखिएगा उसको भी। जमुई ज़िले में स्थित है, मानव निर्मित है। ये पूछ देगा मानव निर्मित है कैसी है, तो मानव निर्मित पंक्षी अभयारण्य है ये, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। ठीक है, नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब समझ लीजिए, इतना सही है। अब इतना याद रखिए कि 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था, 1984 में ही। जमुई ज़िले में है, मानव निर्मित है,
नागी नदी पे है। 1984 में इसको वेटलैंड, पक्षी वेटलैंड घोषित किया गया था। ठीक है। नकटी वेटलैंड, ये भी जमुई जिले में स्थित है, ये भी मानव निर्मित है। ठीक है। एशियाई जल पंछी में इसका भी इसने भी एशियाई जल पंछी जनगणना में भाग लिया 2023 में, जो पीछे जो हुई थी तीसरी वाली। ठीक है। इसको भी 1984 में आर्द्रभूमि बनाया गया था। तो ठीक है, ये भी जमुई जिले में है, मानव निर्मित है, याद रखिएगा। और जो तीसरे नंबर की, जो पहले नंबर की जिले में कांवर झील है, वो बेगूसराय में है। 2020 में इसको बिहार का पहला रामसर स्थल बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। अभी जो देखे हैं, श्री सुशील मोदी के बारे में दिया है। तो ये दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान का कुछ काट के पेपर से इसी से लिए हैं ये। तो श्री सुशील मोदी के बारे में बताया गया क्या है ये अब तो विभूतियाँ हो गए हैं। सुशील मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी को कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया इनका। 13 मई 2024 को निधन हुआ इनका। ठीक है। पूछेगा कि लालू लीला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सुशील मोदी ने लिखी थी। ठीक है। सबसे पहले पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण किसने पढ़ा था, तो सुशील मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहली, इसे भी एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहली बार भागलपुर से लोकसभा चुनाव से चुने गए थे, भागलपुर से लोकसभा सीट जीते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा के से चुने गए थे, और पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है। आपातकाल के दौरान ये 5 बार गिरफ्तार भी हुए थे। प्रकाशित पुस्तकें इनकी हैं, क्या बिहार भी असम बनेगा, और आरक्षण प्रकाशित पुस्तकें इनकी। और एक और बुक है इनको, लालू लीला नाम की पुस्तक है इनकी। ठीक है। पटना टोली क्या है, देखते हैं अगला। पटना टोली क्या है, पटना टोली क्या है, तो बिहार के गया स्थित पटना टोली गांव में आईआईटी फैक्ट्री के नाम से भी मशहूर है। तो आईआईटी फैक्ट्री नाम से मशहूर पटना टोली क्या है, पटवा टोली है, पटना नहीं, पटवा टोली है। तो ये पटवा टोली एक गांव है जिसमें आईआईटी में बहुत ज़्यादा लड़के सेलेक्ट होते हैं। तो बिहार के गया जिला है ये, गया जिले में पटवा टोली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना ही याद रखिएगा, पटवा टोली गया जिले में है, आईआईटी के लड़के बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में, अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम, तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय अपराध बना दिए गए हैं, और गैर जमानती हैं और गैर समनी हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगा दिया जा सकता है, अगर आप धांधली करते हुए किसी भी एग्जाम में पकड़े जाते हैं तो। ठीक है। चलिए, इतना काफ़ी है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति जो अभी चालू की गई है, तो बिहार फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र बनाने के लिए ऐसा किया गया है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान किया जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नीति बनाई गई 2024 में आई है, बस समझ लीजिएगा। मेंस के लिए सही है, अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ दे तो ठीक है। अब इसमें धारावाहिक OTT सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, इंसेंटिव दिए गए हैं कि लोग आके बिहार में शूटिंग करें। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसको याद रखिएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, जाति जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, इसलिए राज्य बेरोजगारी में कमी लाने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना चालू किया है। इस योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, 5 फरवरी को चालू की गई है बिहार उद्यमी योजना, इसको याद रखिएगा। तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो योजना के प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ से शुरू किया गया है। 2024 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभुक को स्वरोजगार के लिए अंतिम 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम, मैक्सिमम 2 लाख है, याद रखिएगा, पूछ देगा ये। मैक्सिमम 2 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा इसमें। यह 3 किस्त में दी जाएगी, प्रथम किस्त में 25%, दूसरी किस्त में 50% और तृतीय किस्त में 25%, तो 25-50-25 है, समझ लीजिए। तो ये केवल बिहारी निवासियों के लिए लाभ दिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, केवल बिहारियों के लिए है, बाहर कोई आएगा तो उनको नहीं दिया जाएगा। उम्र होनी चाहिए 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक को पारिवारिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए प्रति माह। तो 2-3 क्राइटेरिया है, इसको याद कर लीजिए, पूछ देगा इसमें, बढ़िया है। मेंस के लिए भी सही है, प्री के लिए भी सही है इसमें क्वेश्चन।
तो 3 किस्त में पैसा दिया जाएगा, एक बार पैसा नहीं दिया जाएगा। 2 लाख मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा इसमें। उम्र होनी चाहिए 18 से 50 के बीच में। 6,000 रुपये से अधिक प्रति माह परिवार की नहीं होनी चाहिए, ये बात है। नीतीश डिवाइस क्या है, तो नीतीश डिवाइस के बारे में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये नीतीश डिवाइस बनाया है। इसमें क्या होगा कि जो पता चलेगा आपको कोई आपदा आने वाली है तो उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोई भी। यह एक पेंडेमिक के आकार का पेंडेट के आकार का उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसान को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीतलहरों से सचेत करेगा। नोट, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भूकंप और सुनामी और सूखा, वज्रपात ये वो, तो भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ऑप्शन पूछ देगा वो, ठीक है। यह किसी भी घटना के पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा, ठीक है। यह 3 तरीके से अलर्ट करेगा। पहले वॉइस मैसेज भेजेगा, दूसरा रंग हरे लाल में हो जाएगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा जब खतरा आने वाला होगा। तो डिवाइस तब तक चेतावनी देता रहेगा जब तक आप इसका उपयोग करना बंद न कर दें, इसे बंद न कर दें, उपयोग करता है इसको बंद न कर, स्विच ऑफ न कर दे। स्विच ऑफ मतलब कि बटन दबा के नोटिफिकेशन को कट न कर दे, तब तक ये बोलता रहेगा। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होता है होगा, शरीर गर्मी से चार्ज होगा भाई, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट था ये पूछ देगा नीतीश डिवाइस। तो ये भूकंप और सुनामी के लिए नहीं है, याद रखिए। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति क्या है, तो राज्य की इलेक्ट्रॉन वाहन नीति बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉन वाहन नीति को मंजूरी दी गई है, 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, ठीक। पीएम ई बस कार्यक्रम के तहत 400 बसें इनको दी गई हैं, ये भी याद रखिएगा, 400 बसें इनको दी गई हैं, ठीक है। लक्ष्य है 2028 तक बिहार में खरीदे गए पंजीकृत नए वाहनों को 15% इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदलना है। तो ये अगर तगड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा कब तक 15% वाहन को खरीदने की और बदलने की बात की गई है कि ये सुनिश्चित बिहार में खरीदे गए वाहन में पंजीकृत नए वाहन में 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो 2028 तक, ये टारगेट है इनका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी 2024 में कुछ बदलाव किया गया है। बिहार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए खाका रूप में नीति तैयार की है, 5 वर्षों के लिए लागू होगी। तो आईटी पॉलिसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, तो अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामले शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, ठीक है। इसमें अधिनियम में व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्वासित करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। चलिए ठीक है, इसमें बता रहा है इस तरह से। बिहार पुलिस सुरक्षा अधिनियम 2024, चलिए सुनिए। बिहार नई पर्यटन नीति, तो पर्यटन नीति में क्या है, 30% 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% अनुदान अधिकतम सीमा है। ये भी बहुत वो नहीं है, मेंस वंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये लोग। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या है कि बिहार राज्य के बेरोजगार युवाओं युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है, तो ये अम्ब्रेला योजना है, उसके अंदर कई योजनाएं हैं। तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति जाति उद्यमी योजना, जाति जनजाति दोनों के लिए है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो 5 योजनाओं को मिला के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लाया गया है, याद रखिएगा इसको। तो आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, याद है। कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट किया होना चाहिए। ITI डिप्लोमा की समकक्ष उत्तीर्ण हो, तो ठीक है। 10+2 वालों के ऊपर वालों को मिलेगा, ये बात सही है। आयु सीमा 18 से 50 होनी चाहिए, ठीक है। उसको इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। तो आवेदक अपने ज़िले में ही परियोजना स्थापना कर सकता है, तो अपने ज़िले में स्थापित कर सकता है वो।
वित्तीय सहायता कितना दी जाएगी, तो वित्तीय सहायता 10 लाख तक रुपए दे दी जाएगी इनको। ठीक है, तो 3 किस्त में इनको भी पैसा दिया जाएगा, एक किस्त में नहीं दिया जाएगा, 3 किस्त में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसके तथ्य निम्नलिखित ढांचा तैयार किया गया है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेज स्टेशन लॉजिस्टिक। ये किसका है भाई? अच्छा, यहाँ से मैं उधर चला गया क्या? ये यहीं तक था। वित्तीय सहायता इसको 10 लाख, अधिकतम 10 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। जितने कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान तथा शेष 50 या 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण युद्धमा योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ दिया जाएगा। 3 किस्तों में दी जाएगी पैसा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि ये अम्ब्रेला योजना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो। और 10+2 के ऊपर वो उनका होना चाहिए, पास रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये 5 को याद रखिएगा, मोटा मोटी, बहुत याद तो नहीं होगा मगर मोटा मोटी याद रखिएगा। 10+2 और इंटरमीडिएट या ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। ठीक है, अगला है बिहार लॉजिस्टिक नीति, जो लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बात कही होगी। बहुआयामी गरीबी पर एक चर्चा जो है नीति आयोग की। तो इसमें हमने फटाफट उसमें देखा तो दो आंसर, 2 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए फटाफट। 100 वाले में है गरीबी में कितने लोग बाहर निकले, 33%, 33.36% लोग। ये देखिए यहाँ पे बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर आए हैं। ठीक है, और 2019-20 में बिहार डेटा अकाउंट अनुपात, जो बिहार हेड काउंट अनुपात जो है 2005 में 78% था, 2015-16 में 51% हुआ, 2033.76% हो गया। अनुमानित है कि 2022-23 में ये 26.59% आ जाए। ये कम हो रहा है, ये तो बता रहा है गरीबी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी कैसे कम हो रही है, ये बता रहा है ये। तो 2019-21 में 33.76% अभी लोग गरीब हैं, मल्टी डायमेंशनल गरीबी है। उत्तर प्रदेश में 3.34 लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। उसके बाद जो है दूसरा बिहार में आए हैं 2.25 करोड़, तो ये भी याद रखिएगा। तो 15 जनवरी 2024 को ये नीति जो है नीति आयोग द्वारा 2005-06 से भारत की बहुआयामी गरीब शीर्षक की चर्चा पर पत्र जारी किया गया है। UNDP के सहयोग से इसको लाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 4 2015-16 में जो आया था, और 5 को मिला के आंकड़े तैयार किए गए हैं इसके। ठीक है, बिहार ने हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। तो सही गिरावट तो हुई है, 50 से 33 हो गया, 33 से 26 का अनुमान है, तो गिरावट तो बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 के बारे में उन्होंने कुछ दिया है, तो नीति आयोग ने जारी की है 2023 में इसको। नीति आयोग बहुआयामी गरीब जारी रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्ष में 2013-14 से 2022-23 तक 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ठीक है, वर्ष 2013-14 में 56.34 आबादी गरीब थी, जबकि 2022-23 में 26% हो गया है। तो ये बिहार के बारे में बात कर रहा है, इतना हो गया है। सबसे तेज तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। याद रखिएगा, सबसे अधिक पूर्वी चंपारण और शिवहर में गरीबी कम हुई है। सबसे ज़्यादा गरीबी घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का नाम है। तो चलिए अगला देखते हैं। पूर्वी चंपारण और शिवहर को याद रखिएगा। जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी हुआ है। इसमें शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि और पुरस्कार प्राप्त किया गया है। उसमें उसका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई, तो उसमें पुरस्कृत किया गया। तो उसमें पटना को 10 रैंक मिली है 176 में। 10 लाख प्लस जो शहर हैं जनसंख्या की स्थिति से, 10 लाख प्लस वाले शहर जो हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में पटना को मिला है। 3 से 10 लाख वाले में गया को मिला है, मुजफ्फरनगर को मिला है। रैंक 8 मिला है, रैंक 32 मिला है।
अब श्रेणी 3 जो 3 लाख से कम जनसंख्या वालों को पटना साहिब को मिला है, 40वां है, अंतिम रैंक इनको मिली है। ठीक है, इस तरह का मामला में समझ में आया है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण में जो जारीकर्ता पूछ सकता है, जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया 2023 का। तो बिहार 15वें स्थान पे था, पूरे भारत में बिहार 15वें स्थान पे था। पटना बिहार का सबसे अच्छा शहर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पटना बिहार का सबसे अच्छा शहर है। और क्या है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अन्य शहरों में ओवरऑल प्रदर्शन जो रहा है, गया का 272 रहा है पूरे शहरों में, पूरे देश के शहरों में 272 रहा है, बक्सर का 299, खगड़िया का 434। तो काफ़ी खराब स्थिति है। SDG सूचकांक 4.0 जो नीति आयोग जारी करती है, नीति आयोग, तो उसके हिसाब से है। तो इनका आदर्श वाक्य क्या है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। तो राज्यों के स्तर पे राज्यों को जो राज्य अपना अपना प्रदर्शन यहाँ सबमिट करते हैं कि हमने ये किया है, तो उसी हिसाब से बनता है। तो जो बिहार का प्रदर्शन रहा है उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो राज्यों में प्रथम स्थान 19 अंक प्राप्त करके संयुक्त रूप से उत्तराखंड को और केरल को मिला है। तो टॉप राज्य इसमें है 4.0 वाले में। तो 2023-24 जो आया उसमें उत्तराखंड और केरल जो हैं उनको बराबर अंक मिला है और बराबर पे हैं ये लोग, टॉपर हैं ये। बिहार भी टॉपर है मगर नीचे से टॉपर है। तो बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है और झारखंड सेकंड टॉपर है इसका, नीचे से निचले पायदान पे है। ठीक है, बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है जो 50 से 64 पॉइंट पाया है। और SDG 1 में 39 अंक प्राप्त किया, SDG 2 में 24 अंक प्राप्त किए हैं, निचले पायदान पे याद रखिएगा। और 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 41% है। अब 5 साल से अधिक उम्र वाले या कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या जो है, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या 42% है। बिहार में जो मातृ मृत्यु दर है 118 1000 पे, बहुत ज़्यादा है। और 5 साल से कम जो मृत्यु दर है 30 है, 30 लोग मर जाते हैं अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल के अंदर से। और 5 साल के से कम वाले में जीवन प्रत्याशा ओवरऑल 70 के आसपास है, 69.5 है। और जन्म के समय लिंगानुपात 908 है SDG के हिसाब से। ठीक, तो ये सब है। ग्रीन बजट के बारे में, ग्रीन बजटिंग कब से शुरू की गई पूछ सकता है। ग्रीन बजट कब से शुरू किया गया था, 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट चालू करने वाला बिहार पहला राज्य था। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बिहार का वित्त विभाग इसको जारी करता है। ठीक है, अगला है अब, हाँ इसमें देख लीजिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। हरित बजट जो है निम्न रूप से बांटकर प्राथमिकता दी गई इसमें। तो हरित और अवसंरचना पे सबसे अधिक खर्चा करता है। क्रोनोलॉजी लगवा सकता है। प्राकृतिक संसाधन पे 19.24, अर्थव्यवस्था पे या पर्यावरण पे, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पे 14.80। तो टॉप 3 यही हैं, ये याद रखिएगा। फिर सतत भूमि पे भी दिया गया है, जलवायु परिवर्तन शमन पे दिया गया है, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पे दिया गया है, वायु और जल प्रदूषण पे भी दिया गया है, जैव विविधता और परिस्थितिक संरक्षण पे सबसे कम 3.81 दिया गया है फंड। तो ठीक है, और अगला है, ये तो हो गया उस ग्रीन बजट के बारे में। इतना याद रखिएगा कि 2020-21 में ग्रीन बजटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार। ठीक, एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, जो ये दिखा है बिहार, ये दोनों जो दिया हुआ, बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र वाले 4526 के आसपास आर्द्र भूमियाँ हैं। 4526 आर्द्र भूमियाँ हैं, इसमें से 3 आर्द्र भूमि जो हैं उनको रामसर में दर्जा मिला है। नकटी है और कावल है और एक और है, उसको बताइए कौन सी है, उसमें थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। तो अभी 2023 में 24 में ही प्राप्त हुआ है उनको। एक 2020 में प्राप्त हुआ था कावल को, जो बेगूसराय में है। बाकी 2 जो हैं नई जो मिला है उनके बारे में भी ऊपर हमने पढ़ाया है, वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। भारतीय वन संरक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसकी भूमि का 14.75% है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या दिया है, बाल कल्याण बजट दिया हुआ है इन पे। तो अकेले से बाल कल्याण बजट भी भारत निकालती है बिहार सरकार। 2013-14 में फर्स्ट बार बाल बजट शुरू किया था इन्होंने, और 10 सालों में इन्होंने बच्चों पर होने वाले खर्च को 20% बढ़ा दिया है, 20.5% बढ़ाया है। और बजट जब बढ़ाने से इनके क्या क्या सुधार हुए हैं उसमें बताया है कि शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, 26 हो गई है, 29 हो गया है। पुरुष में 26 है, महिलाओं में 29 है मृत्यु दर। सकल नामांकन अनुपात जो है 1 से लेके 8 तक 95.1 है, 97.1 है। महिलाओं में थोड़ा सा कम ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि बिहार में लोग शुरुआत में चले जाते हैं इधर उधर काम करने के लिए। सकल नामांकन अनुपात 2022-23 में 9 से लेकर 10 तक का 63 है और 66 है, थोड़ा कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सकल नामांकन अनुपात जो है 11 से 12 में 35 है और 36 से काफ़ी गिर गया, ये तो 2022-23 में बहुत कम हो गया। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट 0 है, ये प्राथमिक स्तर पे ठीक है मामला, 0 है ड्रॉप आउट। और उच्च स्तर पे जो ड्रॉप आउट है वो 4 पॉइंट है, 5.2 महिलाओं में भी है, तो थोड़ा ज़्यादा। सबसे अधिक जो ड्रॉप आउट हुआ है इसमें, ये नामांकन जो दर गिर गया है वो 10 और 12 में गिरा है। ठीक है, प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, तो शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में अप्रत्याशित गिरावट आई है। तो शिशु मृत्यु दर जो 0 से 1 की उम्र प्राप्त करने के पहले मर जाते हैं, उसमें 42 था, अब घट के 2020 में 27 हो गया है। बाल मृत्यु दर 0 से 5 वाले जो हैं, पहले से 2015 में 12 थे और अब जो हैं 6.9 हो गए हैं। तो इस तरह के मामला सामने आया है। चलिए इतना काफ़ी है उसके लिए। और अब देखते हैं कौन सा है, तो आयुष्मान योजना है। चलिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आयुष्मान। ठीक है, ये जीविका देखते हैं। बजट 2024-25 में किए गए प्रावधान जीविका के लिए। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी को उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक 10.1747 स्वयं सहायक समूह को गठन हो चुका है, तो यही इम्पोर्टेंट है। जीविका के तहत कितने अभी तक स्वयं सहायक समूह काम कर रहे हैं, तो 10.47 लाख स्वयं सहायक काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.3 लाख नए SHGs का, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करने का प्रस्ताव, मतलब टारगेट रखा है सरकार ने। तो लगभग अब 25 पूरा होने तक लगभग 11 से 12 लाख तक हो जाएगा, ये इनका अनुमान है। 150 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इनको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.4 लाख जीविका दीदियों की बीमा से अनाच्छादित करने का इनको लक्ष्य भी रखा है इन्होंने। ठीक है, ये सब है, दिया है, बढ़िया चीज़ है। तो आजीविका मिशन में इतना याद रखिएगा कि 10.47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप तो काम कर ही रहे हैं, उसमें और क्या करना है, तो उसमें 1.03 लाख नए SHG को चालू करने की बात की गई है इसमें। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो इतना इम्पोर्टेंट है। जल जीवन अगला है, जल जीवन और हरियाली अभियान से मिलने वाले जो पुरस्कार हैं उनके बारे में है। तो बिहार बजट में इसका मिला है, डेटा लिया गया बिहार बजट से। तो दुबई में संपन्न COP28 में जल जीवन हरियाली मिशन को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। ठीक है, और चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। अब 20वें, चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो दो पंचायतों को टीबी मुक्त का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो 12 मई को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक खंड के 2 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा था। तो 2 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। अब विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 पे वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर
एवं समस्तीपुर जिले को स्वर्ण पदक और सिवान को रजत पदक और पूर्णिया को एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी सराहनीय कार्य किया था इन जिलों। ठीक है, अब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंदर चल रहे मेगा परियोजनाओं के बारे में, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो काफ़ी पुल गिर गए थे बिहार में, अभी इनकी योजना है थोड़ा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अब इस बार करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है ये। तो दैनिक भास्कर और पीआईबी में इनका था। तो 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया। ठीक है, 1924 में जन्मे थे ये, पितौड़िया गांव, अब कर्पूरी गांव के नाम से समस्तीपुर में है ये, अब जाना जाता है। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया था। ठीक है, जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, जननायक थे ये। पूछ सकता है जननायक कौन है, तो यही है। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सभा से सीट जीता था, ताजपुर से। इस तरह से पूछता है वो कि कहाँ से पहली बार उन्होंने जीता था, ताजपुर से जीता था 1952 में। ठीक है, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है उन्होंने, तो इम्पोर्टेंट है। 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो है 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया है, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीब बच्चों को 3% का हिस्सा मिला था। ठीक है, तो इसे भारत रत्न मिला है उनको। तो भारत रत्न 5 लोगों को मिला है, कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिंहा राव और एमएस स्वामीनाथन है, जिनको मिला है। ठीक है, विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जे के लिए बिहार काफ़ी मांग कर रहा है, मगर अभी सरकार देने की उम्मीद फिराक में नहीं है। देने से किसी भी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने देने से मना कर दिया सरकार ने अभी फिलहाल में। तो विशेष राज्य के लिए मापदंड जो है इसको देख लीजिए, पूछ सकता है। तो पहला इसमें है विशेष राज्य श्रेणी का 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह 5वें वित्त आयोग में विशेष राज्य का प्रावधान था 1969 में। यह याद रखिएगा। तो क्या मानदंड है? तो पहाड़ी एरिया और कठिन इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान रखता हो, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन हो और राज्यों में वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति हो। उपरोक्त मानदंड गडगिल फार्मूले पर आधारित है, ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि किसके फार्मूले पर आधारित है? गडगिल फार्मूले पर आधारित है। विशेष राज्य को विभिन्न लाभ मिलते हैं, तो लाभ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र की योजनाओं पर 90% केंद्र खर्च करती है, 10% राज्य को देना पड़ता है। और 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, उनका जो धन है, जो संसाधन में वितरण है, वो 30% से बढ़ाकर 42% कर दीजिए। तो यही सरकार ने मान लिया और विशेष राज्य का दर्जा देना बंद कर दिया। और जो फंड मिलता है, टैक्स का जो बंटवारा होता है, उसने 30% से बढ़ा के 42% सरकार ने कर दिया। ठीक है, कृषि रोड मैप है इनका, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। चतुर्थ कृषि रोड मैप इन्होंने जारी किया है, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप जारी हुआ है और इसका शुभारंभ माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया 18 अक्टूबर 2023 से। इस रोड मैप में 12 विभाग सम्मिलित हैं, 12 विभाग सम्मिलित किए गए हैं इसमें, और उसमें कृषि के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखते हैं और क्या है। अब ये कृषि रोड मैप कब शुरू किया था? तो पहला कृषि रोड मैप जो आया था इनका 2008 से 12 में था, दूसरा 2012 से 17 में था, अब 17 से 23 में है, चौथा ये अब जारी हुआ है 2023 से लेके 28 तक जारी किया इन्होंने। 2023 से 28 तक जारी हुआ है ये वाला। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या कौन सा टॉपिक है। ठीक है,
तो इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, काफ़ी खेती में विशेष बल दिया जाएगा, ये सब चीज़ें काम किया जाएगा उसमें, कृषि रोड मैप 4 में। ठीक है। अब जन स्वराज अभियान क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो 2 अक्टूबर 1922 को महात्मा गांधी के 153वें जन्मदिन पर पश्चिमी चंपारण में बीतीहरा कौन सा है, बीतीहरा बीतीहरावा आश्रम में प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा शुरू की और जन स्वराज का अभियान का आरंभ कर दिया। ठीक है। तो वो बीतीहरावा आश्रम के से भी इतना याद रखिएगा, यहीं से उन्होंने प्रारंभ किया 2 अक्टूबर 2022 से। चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। जन स्वराज पार्टी भी उन्होंने बना ली अपनी, प्रशांत किशोर ने। बिहार में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय में जो देखते हैं, तो बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय क्या हैं, तो ये है कि वन्य जीव प्रणाली पे हमले पे मारे जाने वाले, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन एनिमल, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए का ये लोग जो मुआवजा देंगे। गंभीर चोट वालों को 1.4 लाख रुपया दिया जाएगा, 4 लाख। और पशु द्वारा फसल क्षति पे 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। परास जंगली सुअर को मारने की समय सीमा में 5 साल की वृद्धि की गई है कि उनको मार सकते हैं। ठीक है। और क्या है, गुड़ प्रोत्साहन नीति सरकार ने लाई है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है उसके लिए, मेंस के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट पर रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ओवरऑल रैंकिंग में, इसको देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2024 में बिहार का प्रदर्शन कितना रहा, तो ओवरऑल में IIT पटना जो है 73वां स्थान रहा है, IIT पटना का। AIIMS पटना का 99वां स्थान रहा है। IIT इंजीनियरिंग ओवरऑल में इंजीनियरिंग में जो है IIT पटना का 34वां स्थान रहा है, NIT का 55वां स्थान, IIM बोध गया का 33वां स्थान रहा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर वो किया गया है, बनाने की बात चल रही है, तो उसकी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये भी सही नहीं है। चलिए, कोई ठीक नहीं, कभी तो इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है। तो बिहार के नवीन आंकड़े देख लेते हैं, ये ज़्यादा सही है।